चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम कक्षा 10वीं के बच्चे जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, जो हिंदी मीडियम के हमारे बच्चे हैं, उनका जो नागरिक शास्त्र स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो है कक्षा 10वीं के वर्ष 2024-25 के बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जो वर्ष 2000 यानी फरवरी 2025 में जो कि उनका पेपर हो, उनके लिए नई क्लास एकदम अपडेटेड है। जो बच्चे 9वीं पास करके 10वीं में आ गए हैं, ठीक है, जो वर्ष 2024 में जो 10वीं में है बच्चे, उनके लिए ये वीडियो है एकदम न्यू अपडेटेड क्लास है। इस सेशन को आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं, जो आपका चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। चैप्टर का आपका नाम है सत्ता की साझेदारी। ये पुस्तक अगर मैं दिखा दूं, ये मेरी पुस्तक, ये देखिए एक किताब है आपका कक्षा 10वीं का, कक्षा 10वीं के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक। हालांकि ये जो मेरे पास किताब है वर्ष 2019 का, पुराना है, अपडेटेड नहीं है, लेकिन मैं आपको अपडेट करके पढ़ाऊंगा, ठीक है, अपडेट करके पढ़ाऊंगा। इसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर है सत्ता की साझेदारी, इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते क्या कि सत्ता की साझेदारी है क्या। सवाल उठता है कि सत्ता की साझेदारी क्या है, ठीक है, सत्ता की साझेदारी क्या, ठीक है, कि सत्ता की जो साझेदारी है, इस साझेदारी के देखिए सत्ता का मतलब हुआ पावर से, पावर से, पावर का मतलब ताकत। अब ये सवाल आता है कि सत्ता की साझेदारी क्यों। पहला ये जानेंगे सत्ता की साझेदारी क्या है, दूसरा जाने कि सत्ता की साझेदारी क्यों। ये दो चीजों का हम जानते हैं। अब इस चैप्टर में जो परिचय के रूप में आप अगर पुस्तक अगर खोले, तो पुस्तक में अगर खोले तो शुरुआत में अपने परिचय के रूप में आपको बताया गया है। यहाँ पर अगर आप देखें जो चैप्टर है आपको कुछ इस तरीके से आपका देख सकते हैं। इतने में आपका बताया गया है कि सत्ता की साझेदारी क्यों, परिचय के रूप में आपका बताया गया है। तो इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं, कक्षा 9वीं में आप जाएं। मतलब 9वीं में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने कक्षा 9वीं में जब आपने फ्रांस की क्रांति जब पढ़ी है, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति तो आपको याद होगी। तो जब आपने फ्रांस की क्रांति पर, मैं फ्रांस की क्रांति नहीं पढ़ा हूँ, सत्ता की साझेदारी पढ़ा हूँ, लेकिन ये जरूरी है कि सत्ता की साझेदारी क्या है और क्यों, पहले जानेंगे सत्ता की साझेदारी क्या है। तो उसके लिए मैं आपको फ्रांस की क्रांति का एक संक्षिप्त उसका जो सार है मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप समझ सकें। देखिए अगर आपने फ्रांस की क्रांति का जो चैप्टर है अगर आपने उसको पढ़ा होगा, तो उसमें एक व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा जिसका नाम था मॉन्तेस्क्यू। मॉन्तेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू, मॉन्तेस्क्यू, मॉन्तेस्क्यू नाम का एक व्यक्ति का आपने बारे में पढ़ा होगा। अब सवाल है मॉन्तेस्क्यू कौन। ये जब फ्रांस में क्रांति हुई कि नहीं भाई अब तो राजा का शासन नहीं हुआ, अब तो लोकतंत्र लाओ, लोगों द्वारा क्या शासन हो, तो मॉन्तेस्क्यू खड़ा होकर बोला देखो भाई राजा है, क्या है राजा, इसको हटा दे रहे हो, इसके जगह भाई साहब ये भाई हैं, इनको अगर तुम बना दे रहे हो तो कल का ये भी तो राजा जैसे हो जाएंगे, तो फिर क्या करोगे, हम बार बार आएंगे क्रांति करने, बार बार आएंगे मार खाने, नहीं। तो इसने क्या कहा मॉन्तेस्क्यू ने कि जो सत्ता है, जो पावर है, वो उसको बांटो। किसी के पास सत्ता, एक किसी भी एक व्यक्ति, चाहे राजा हो चाहे जो हमारे द्वारा चुना जा रहा हो, उसके पास सारी ताकत नहीं होनी चाहिए, सत्ता बराबर में बांटो। तो लोगों ने कहा भाई सत्ता को हम कैसे बांट सकते हैं। उसने कहा बांट सकते हैं। उसने कहा सत्ता को 3 भागों में बांटो। लोगों ने कहा जरा बताना। उसने कहा देखिए सत्ता को 3 भागों में, विधायिका, 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 कार्यपालिका, कार्य और न्याय। उसने कहा पालिका, पालिका। उसने क्या कहा कि राजा को हटाकर इनको अगर बना रहे हो, कल को ये भी राजा जैसे हो गए तो कौन गठिया, बार बार क्रांति नहीं कर सकते, बार बार मार नहीं खा सकते, बार बार मार नहीं खा सकते। उसने कहा क्या कुछ न मतलब चुपचाप पहले
सत्ता को बांटो। तो उसने क्या कहा, सत्ता को 3 भागों में बांटो, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। लोगों को समझ नहीं आया कि क्या पागल जैसे बात करो, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसने समझाया। उसका देखो, जो पहले जो राजा था, किसी ने किसी को जान से मार दिया, राजा बोलता लाओ फांसी टांग दो, सर धड़ से अलग, 2 मिनट में हो जाता था। ऊपर से 4 इंच छोटा, नीचे से 4 इंच छोटा, 2 मिनट में हो जाता था। राजा तुरंत फैसला ले लेता था, कहता था ये काम जो है आज से, अब तो राजा नहीं है, ये भाई साहब गए हैं ना, ये भाई साहब नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, ये भाई साहब करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, ये भाई साहब करेंगे। तो लोगों ने पूछा, इनको जो हम चुन के भेज रहे हैं ये क्या करेंगे? बोलेंगे ये कानून क्यों बनाएंगे, ये क्या करेंगे, ये क्या कानून बनाएंगे। किसी ने किसी को अगर सर फोड़ दिया, सर फोड़ दिया, तो उसको 1 साल की जेल हो कि 5 साल की जेल हो कि 10 साल की जेल हो, आप केवल क्या करोगे, आप ये केवल कानून बनाएंगे। जेल में डालने के काम को क्या आप केवल क्या करोगे, केवल कानून। किसी ने किसी का सर फोड़ दिया तो कितने साल से, 5 साल की हो कि 10 साल की हो, आप केवल भाई साहब केवल कानून बनाओगे, ये केवल क्या करेंगे, केवल कानून बनाएंगे। तो लोगों ने पूछा ये कानून बनाएंगे तो पालन कौन करवाएगा? लोगों ने कहा राजा पहले कैसा था, राजा को सामने अगर आ जाता था कि सर इसने इसका इसका क्या सर फोड़ दिया, राजा के पास आता था, राजा ने ही कानून बना के रखा था, कानून बना के रखा था। राजा पाया इसने इसका सर फोड़ दिया, राजा ने कानून बनाया, जो सर फोड़ दिया उसका सर फोड़ दो या फांसी टांग दो, बात खत्म। तो कानून राजा ने ही बना के रखा था, उसका पालन कौन करवाता था, राजा ही पालन करवाता था। पालन कौन करवाता था, पालन कौन करवाता था, राजा ही पालन करवाता था, पालन राजा करवाता था। और कोई उस कानून का उल्लंघन करे तो सजा कौन देता था, सजा कौन देता था, सजा राजा ही देता था। मोंतेस्क्यू ने कहा ना, बोला ऐसा नहीं चलेगा। कहा अब तो राजा नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति राजा की जगह लेगा, जो हमारे द्वारा चुना जाएगा, वो तीनों काम नहीं करेगा कि कानून भी वही बनाए, पालन भी वही करे, सजा भी दे। नहीं तो राजा में और इसके में क्या अंतर रह जाएगा, कुछ अंतर नहीं रहेगा। तो क्या इसको पहले उखाड़ के फेंको, राजा को उखाड़ के फेंक रहो, प्लस उसके क्या जो सिस्टम है, जो तरीका, उसको उखाड़ के फेंको। ये नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो मोंटेस्क्यू ने क्या विचार दिया कि देखो भैया, जो चुन के भेजे जाएंगे, जो चुने हुए लोग रहेंगे भैया, वो 3 तरह के लोग हैं, हालांकि 2 तरह के इसमें रहेंगे। उसने कहा जो चुन के भेज 2 तरह के रहेंगे, क्योंकि चुनना हमें किसी एक को, अगर हमने किसी एक को अच्छे से नहीं चुना तो लगा दिया उसने हमें चुना, इसलिए एक ही लोग को चुनेंगे अच्छे से। तो उसने कहा कि राजा जो था उसके पास सब कुछ था, वही कानून बनाता था, वही पालन करवाता था, वही न्याय करता, सजा देता, सब काम वही करता था। उसने कहा कि जब गणतंत्र ला रहे हो, लोकतंत्र ला रहे हो, आप क्या लोकतंत्र ला रहे हो, लोकतंत्र ला रहे हो, तो राजा के पास जितनी भी व्यवस्था थी, जितनी शक्ति थी, उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। उसको बांटो। बांटने के लिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका कर दिया। अब सवाल उठता है लोकतंत्र क्या हुआ? लोकतंत्र का मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पर लोगों द्वारा, लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासन। ठीक है, अभी हम जानेंगे कि लोकतंत्र क्या है, क्या है, क्या अभी जानेंगे। तो मोंतेस्क्यू ने क्या किया कि राजा जैसे, राजा को तो उखाड़ के फेंक दिया, उसकी व्यवस्था को उखाड़ के फेंकना है। जो भी हमारे द्वारा चुना जाएगा वो राजा जितना शक्तिशाली नहीं होगा, राजा जितना शक्तिशाली नहीं होगा। उस शक्ति को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांटा। उसने कहा क्या कि हम जो है जिनको भी भेजेंगे चुनकर, वो यहाँ पर आएंगे। कहाँ पर आएंगे? यहाँ पर आएंगे। और जब ये चुन के इधर पर जो आएंगे वो एक व्यक्ति नहीं रहेंगे, कई सारे व्यक्ति रहेंगे। मोंतेस्क्यू ने कहा भाई क्यों कई सारे व्यक्ति रहेंगे, राजा तो एक था, एक राजा इतने बड़े देश को, साम्राज्य को चला सकता था, एक व्यक्ति साम्राज्य को क्यों नहीं चला सकता था? इसने कहा अगर एक व्यक्ति साम्राज्य को चला सकता है तो किसको आप चुनोगे? इसलिए ऐसा नहीं होगा। हमारा उद्देश्य है क्या कि शक्ति का बंटवारा हो, पावर का बंटवारा हो। इसलिए इसमें जो लोग चुने जाएंगे वो क्या एक नहीं लोग चुने जाएंगे, 500 चुने जाएंगे, 500 चुने जाएंगे 600 चुने जाएंगे, एक नहीं होगा, 2 नहीं होगा, कई सारे लोग चुने जाएंगे। और इनका चुनाव कौन करेगा?
जनतागिरी। अब उसने पूछा भाई कैसे चुने जाएंगे, कहाँ से चुने जाएंगे, किस तरह चुने जाएंगे। तो मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा कि देखो भाई, जैसे कि ये क्षेत्र है, उसने कहा कि देखो भाई ये मान लो ये क्षेत्र है, उसने कहा देखो भाई ये क्षेत्र है, अब इस क्षेत्र को समान रूप से जनसंख्या के आधार पर बांट दो। ऐसा कहा खूब बांट दो, इसको बांट डालो। होगा ठीक है भाई बांट देते हैं, बांट दिया। कहा बांट दिया, कहा कि हर एक क्षेत्र में 1 लाख लोग हैं, इसमें भी 1 लाख, इसमें भी 1 लाख, सब में 1-1 लाख है। बोला ठीक है, हर क्षेत्र से एक व्यक्ति आएगा, इधर 1 लाख है, इधर से भी एक व्यक्ति, इधर से भी एक व्यक्ति, इधर से भी एक व्यक्ति, इधर से सब जहाँ से एक व्यक्ति आएगा। टोटल कितने क्षेत्र हैं, टोटल अगर मैंने गिना नहीं, टोटल मान लो अगर 60 क्षेत्र हैं तो टोटल 60 लोग आ गए। अब 60 लोगों में से एक एक तय कर ले कि लीडर कौन बनेगा। इनमें से क्या सभी लोग क्या करें, एक इनका लीडर हो जाए। जो लीडर हो जाए इनके सहमति पे, इनके सलाह पे क्या करे, कानून बनाए, केवल कानून बनाएगा। ठीक है भैया, कानून बनाएगा। ठीक है, कहा ठीक है भाई, इनका काम होगा केवल कानून बनाना। ठीक है, फिर उसने कहा मॉन्टेस्क्यू ने देखो कानून बनाने का काम केवल इनका होगा। ठीक है, कहा 60 लोग केवल काम करेंगे, कानून बनाएंगे, उसके ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। कानून बनाएंगे, कानून हटाएंगे, और जो कानून ये बनाएंगे जनता इनको चुन के भेजेगी। कहा भाई मॉन्टेस्क्यू ने, लोगों ने कहा भाई ठीक है, अच्छा है, कानून बनाएंगे। तो लोगों ने कहा पहले तो राजा कानून बनाता था, उस कानून का खुद पालन करवाता था। पालन कौन कराएगा, कहा भाई पालन ये लोग नहीं करना ना, कानून बनाएंगे, पालन कराने का काम इनका नहीं होगा। पालन कराने का काम 2 लोग होंगे, एक होंगे राजनीतिक लोग, एक होंगे राजनीतिक लोग, देखो राजनीतिक लोग, आप राजनीतिक लोग होंगे, राजनीतिक, एक होगा प्रशासनिक लोग। इसने क्या कहा, प्रशासनिक, आप स्पेलिंग को मजाइएगा जरा, आप समझिएगा। तो इसने कहा ना भाई, कानून ये बनाएंगे, लागू करने का 2 लोग होंगे, एक राजनीतिक लोग, एक प्रशासनिक लोग। इन 60 लोगों में से जो सबसे ज्यादा योग्य रहेगा, जिसको लगता है इस लीडर को जो लगता है कि इन 60 में से ये 8 लोगों योग्य है, ठीक है, इनको इधर से क्या कर दिया जाएगा, इधर भेज दिया जाएगा। लेकिन ये जो जनता जो चुन रही है, 1-1 लाख, 1-1 लाख, 1-1 लाख जो जनता है जो चुने, उनको अधिकार दिया जाएगा। अगर आपके पास योग्यता है, पढ़े लिखो हो, कानून लागू कराना चाहते हो, ठीक है, नहीं पढ़ लिख के बोरिया बिस्तर बांध के आ जाओ भैया, तुम इधर, तुम भी रहोगे, हम भी रहेंगे, नेताजी भी रहेंगे, कलेक्टर साहब भी रहेंगे, दोनों मिलके कानून लागू करवाएंगे, कानून बनाएंगे। ये लागू कौन करवाएगा, जिले में कलेक्टर साहब होंगे, दोनों इस तरह से लागू कराएंगे। फिर लोगों ने पूछा ठीक है भैया, राजा था, कानून बनाता था, कानून का पालन करवाता था, कोई कानून का उल्लंघन करता तो राजा ही सजा देता था, अधिकार उसके पास था, जब चाहे रातों रात कानून बदल दिया, जिसको चाहे रातों रात गायब कर दिया। सजा देने का अधिकार या फिर न्याय देने का अधिकार किसको होगा, लोगों को कहा देखो जो न्याय देने का काम होगा, जो कौन होगा, ये जो जनता में से जो व्यक्ति जो योग्य होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, जो योग्य होगा, जिसके पास योग्यता दी जाएगी रहेगी, वो पढ़े लिखे। हमने एक सिस्टम बना दिया कि आप जो है किसी भी धर्म को हो, किसी भी जाति को, किसी भी भाषा का, अगर आप पढ़ लिख आपके पास इतनी योग्यता आ जाती है और ये चीज़ों को कर लेते हो, पढ़ाई लिखाई पेपर पास हो, तो कुछ नहीं, चुपचाप आप जो है इधर से आप इधर आ जाना, ऐसा 14 नंबर गली पकड़ के 15 नंबर में आ जाना, या तीसरे नंबर में क्या करना, आ जाना, बैठ जाना, जो भी गलती किया सजा देना। और जब आप सजा दोगे, चाहे गलती ये जनता करे, चाहे गलती कानून बनाने वाले करें, चाहे ये दोनों करें, पीटी देना अच्छे से, छोड़ना मत, आप स्वतंत्र हो। तो किसने सिद्धांत दिया, मॉन्टेस्क्यू ने दिया। लोगों को बहुत अच्छा लगा, लेकिन लोगों ने कुछ कहा यार इतना ताम झाम करने की क्या जरूरत है। उसने कहा ऐसे करने से 2 फायदा होगा। लोगों क्या कहा भाई 2 फायदा, कैसे फायदा होगा जरा बताओ। कहा देखो भाई, पहला फायदा क्या होगा, पहला फायदा ये होगा कि जब इतना ताम झाम करेंगे, देखो उन्होंने कहा देखो पहले जो राजा होता था वो अकेला होता था, राजा अकेला होता था, एक होता था, उसके सगे संबंधी कितने होते थे, मान लो 30 होते थे, 31 ही हुए ना टोटल। इसमें नहीं, ऐसी व्यवस्था अपनाओगे तो 500 इधर आपको मिलेंगे, 400 इधर मिलेंगे, 400 इधर मिलेंगे,
अब किसी को लगता है हाँ मेरे पास योग्यता है तो भैया आ जाओ, कहाँ जाना चाहोगे? इधर 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 14 नंबर, 18 नंबर, 22 नंबर गली पकड़ के आ जाओ, रोकेगा नहीं कोई। योग्यता है तो आओ भाई। इससे क्या होगा, जब ये सत्ता जब बटेगा तो कोई एक व्यक्ति नहीं रहेगा ना, तो तानाशाह नहीं होगा। क्योंकि पहले क्या राजा का शासन होता, जो चाहे कर ले, किसी को सर काट के अलग कर दिया, अपना ही अपने आप में उसकी ताकत था। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब इस तरह हम इसको बांट देंगे तो कोई एक व्यक्ति ताकतवर नहीं रहेगा, कोई किसी का कुछ अहित नहीं कर सकता। ठीक है, तो सत्ता की साझेदारी क्या है? सत्ता की साझेदारी एक तरह से ऐसी साझेदारी है जिसमें हम क्या करें, सत्ता को हम बांटें, जिससे क्या बहुत ज्यादा किसी एक व्यक्ति के पास ताकत ना हो। ऐसा ना हो कि चलो भाई इन भाई साहब को ये कुर्सी मिल गया, कानून बना भी दे, कानून हटा भी दे, कानून पालन करवा दे, कुछ भी ऐसा ना हो, बहुत ज्यादा शक्तिशाली ना हो, नहीं तो क्या बाकी के लिए नुकसानदायक रहेंगे, बाकियों के लिए नुकसान करेंगे। इसलिए सत्ता बांटो तथा हर व्यक्ति के लोगों की इस देश में उसकी जगह है, उसकी भूमिका, वो भी कुछ कर सकता है, लोगों की भागीदार दो ताकि लोग संतुष्ट रहें। तो उसने कहा कि सत्ता की साझेदारी जरूरी है। अब सवाल होता है सत्ता की साझेदारी क्या? सत्ता की साझेदारी यानी सत्ता को ऐसा बांटो जो बंटवारा ना लगे। ऐसा ना कि सत्ता बांट दिए, कोई अलग अपने इच्छा अनुसार कानून चला रहा, कोई अपने इच्छा अनुसार कानून चला ना, सब मिलकर कानून चलाएं, लेकिन किसी एक व्यक्ति के पास पूरी सत्ता ना हो। अब जरूरी है सत्ता की साझेदारी आवश्यक क्यों है? सत्ता की साझेदारी की जरूरत क्या है? जरूरत है। अब जरूरत को समझने के लिए हम कोई बहुत बड़ी एग्जाम्पल नहीं लेंगे, हम एकदम छोटे छोटे एकदम प्यारे से नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह एग्जाम्पल लेंगे। एकदम छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत लंबा नहीं है, छोटा सा एग्जाम्पल क्या है? छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। आपकी जो एनसीईआरटी है, इस एनसीईआरटी में 2 देश आए हैं जो एकदम छोटे छोटे देश हैं। इस एनसीईआरटी ने क्या एकदम छोटे से अच्छे से एग्जाम्पल दे रखा है, जिसमें 2 एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल है बेल्जियम का, दूसरा है हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका। रावण का जो घर है ना, ये इसका एग्जाम्पल है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, ये बेल्जियम और श्रीलंका से समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं बताता हूँ, देखो समझो बात को। ये जो बेल्जियम है ये पड़ता कहाँ है? फ्रांस का नाम सुने हो? ये फ्रांस से सटा हुआ है। हुआ क्या, ये जो फ्रांस से सटा, फ्रांस जो है ना, ये हमारे हरियाणा जो राज्य है ना, हरियाणा, पंजाब हरियाणा, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा जितना बड़ा है और जनसंख्या में आधा है। जैसे मान के चलो अगर हरियाणा की आबादी 2 करोड़ है, ओ मान लो, मुझे नहीं मालूम हरियाणा की आबादी कितनी है, मुझे नहीं मालूम, ठीक, मुझे देश की आबादी मालूम है, मुझे यूपी की आबादी मालूम, हरियाणा की मुझे नहीं मालूम, बाद में बताऊंगा फिर कभी। 2 करोड़ मान लो हरियाणा की आबादी है, तो इसकी आबादी है 1 करोड़। और ये पड़ता कहाँ? फ्रांस नाम सुनो ना, 9वीं फ्रांस की क्रांति पढ़े, उसका पड़ोसी देश है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 2 व्यक्ति थे, यहाँ पर क्या 2 समुदाय थे, 2 समुदाय थे। देखिए बेल्जियम क्या हुआ कि 2 समुदाय था, एक था 2 समुदाय, इसकी जो आबादी थी, आबादी का 79% हिस्सा जो था ये भाषा के विवाद था। रुको मैं पहले बता दूं पढ़ के कौन सी भाषा थी। इसके बारे में पहले मैं संक्षिप्त परिचय दे दूं, ठीक है। बेल्जियम, ठीक है, तो अब ये देखो, तो जो बेल्जियम था, बेल्जियम का इतने बड़े आबादी अविकसित क्षेत्र में रहता था, यानी बेल्जियम का जो आबादी का 1 करोड़ में से 59 लाख ऐसे लोग थे जो विकसित नहीं थे, गरीब थे, विकास नहीं हुआ था। ये कौन सी भाषा बोलते थे? डच बोलते थे। क्या बोलते थे? डच बोलते थे। ये विकसित नहीं थे, बड़े गरीब थे भाई, पढ़ने लिखने खाने पीने बहुत समस्या थी। 59 लाख थे, 1 करोड़ आबादी थे तो 59 लाख थे, और ये डच बोलते थे। वहीं पे दूसरे वो व्यक्ति थे, कौन व्यक्ति थे? वहीं पर इसकी आबादी का जो 40% आबादी के जो लोग थे वो विकसित क्षेत्र में रहते थे, जो बड़े विकसित थे, जो बड़े समृद्ध थे। ये कौन सी भाषा बोलते थे मालूम है? फ्रेंच बोलते थे, फ्रेंच।
अरे भाई फ्रांस से लगा था, फ्रेंच ही बोलेंगे विकसित है, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो था यह फ्रांस से लगा हुआ था, फ्रांस से लगा हुआ था, तो खूब इसका अच्छा खासा विकास हुआ था, तो यहाँ के लोग विकसित थे। वैसे जो थे ये जो लोग थे वैसे ये विकसित नहीं थे। और 1% ऐसे लोग थे जो डच भी बोलते थे, फ्रेंच भी बोलते थे, दोनों बोलते थे, उनको कुछ मतलब ही नहीं था। तो हुआ क्या फ्रांस में, ठीक है, इतना समझ में है। अब फ्रांस बेल्जियम में क्या हुआ वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका को जान लो तो ही समझ में आएगा। ये इतना केवल आप परिभाषा मैंने बताया, बेल्जियम क्या था क्यों था। पहले हम श्रीलंका को देखें। पहले क्या हम श्रीलंका को देखें, जब श्रीलंका को देखेंगे, श्रीलंका को पढ़ लेंगे तो ही समझ में आएगा बेल्जियम की कहानी। इसकी कहानी तभी समझ में आएगा जब हम श्रीलंका को पढ़ेंगे। पहले श्रीलंका को पढ़ लेते हैं तब समझ में आएगा। देखिए श्रीलंका को, जैसा कि मालूम है श्रीलंका क्या भारत का पड़ोसी देश था, अच्छा पड़ोसी देश है, ठीक है। अब पहले श्रीलंका को समझ लीजिए, श्रीलंका को समझेंगे तो ही आप क्या इसको समझ पाएंगे। श्रीलंका क्या था, ये भी क्या था, अंग्रेजों का गुलाम था, गुलाम नहीं था, गुलाम था। अंग्रेजों का क्या, ये भी गुलाम था। 1948 में क्या हुआ, श्रीलंका 1948 ना, हाँ 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ। जब 1900 श्रीलंका में क्या हुआ, 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ और 1956 में श्रीलंका में कानून बना। कानून क्यों बना, क्या बना है जानते हैं। लेकिन जानने से पहले सबसे पहले मैं श्रीलंका के क्षेत्र के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, यानी द्वीप वाला देश है, चारों इसके समुद्र है, ये द्वीपीय देश है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ श्रीलंका के बारे में। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या 74% है। यानी जो श्रीलंका है उसकी आबादी का 74% जो व्यक्ति है वो सिंहली है। कौन से हैं, ये कौन है, सिंहलियों का है। जैसे भारत में बहुत सारे वर्ग है ना, जैसे यादव है, गुज्जर है, जाट है, राजपूत है, चौहान है, सोलंकी है, ब्राह्मण, ठाकुर है ना। इसे क्या है, श्रीलंका में 74% आबादी सिंहलियों का है। और ये कौन है, बौद्ध है, क्या है, बौद्ध है, बुद्ध की पूजा करते हैं। भाषा कौन सी बोलते हैं, क्या, सिंहली है। और ये लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, सिंहली भाषा बोलते हैं। श्रीलंका कुल आबादी का 74% आबादी ये लोग हैं, सिंहली भाषा बोलते हैं। धर्म क्या है, बौद्ध है। दूसरे नंबर पे आता है, किनका नंबर आता है, तमिलों का आता है, जिनकी आबादी कितनी है, तमिलों का आता है, जिनकी आबादी 18% है, जिनकी कुल जनसंख्या का आबादी 18% है, पहले नंबर पे है। दूसरे 18% इनकी आबादी है। अब जिनकी आबादी 18% है ये कौन है, ये कौन है, ये तमिल है, ये तमिल है। अब जो तमिल है इसमें भी दो तरह के तमिल हैं। एक वो तमिल जो अंग्रेजों के शासनकाल में बागान में काम करने के लिए गुलाम बना के लाए गए थे, उनके बच्चे आज यहाँ पर हैं। एक वो तमिल है, एक वो तमिल है, एक वो तमिल है, एक वो तमिल है, एक है श्रीलंकाई, एक है श्रीलंकाई तमिल। यानी यहाँ पर दो तरह के तमिल है। एक वो तमिल जो भारतीय तमिल है, जो अंग्रेजों के शासनकाल में ऐसे गुलाम बना के काम करने लगे थे, उनके बच्चे, उनके जो लोग हैं वंश है वहाँ पर है। ये भारतीय तमिल है, भारतीय तमिल है। वहीं पर दूसरे तमिल कौन है, श्रीलंकाई तमिल। दोनों की आबादी कितनी है, 18% है। और ये कौन सी भाषा बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, ठीक है। अब समझिए इसमें विवाद क्या है, जिसमें 18 में से जो 13% ये भारतीय तमिल है। अब विवाद क्या समझिए, विवाद समझिए। 1900 जैसे मैंने बताया ना, 1956 में एक कानून बना। कानून क्या बना, 1956 में कानून बना। क्या कानून बना, वो कानून बनाने से पहले मैं श्रीलंका को पहले मैं बनाता हूँ। कानून क्या बनाए वो बताने से पहले मैं श्रीलंका को बनाता हूँ। मान लीजिए श्रीलंका है, तो श्रीलंका का ये वाला जो क्षेत्र है ये तमिलों का है। मैप में अगर देखो तो
तमिलों का है, देख रहे हो ना, ये क्षेत्र ये लाला, ये तमिलों का है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इधर हो गया, थोड़ा सही कर दूँ, ठीक है, कुछ लेसन जैसा हो गया, जो भी हो समझो। ये कौन सा क्षेत्र है, ये तमिलों का है। तो 1956 में क्या हुआ, एक कानून बना। कानून क्या बना कि जो श्रीलंकाई सरकार है वो सिंगली भाषा और बौद्ध धर्म को विशेष बढ़ावा देगी, विशेष दर्जा देगी। 1956 में श्रीलंकाई सरकार ने क्या किया, जो भारतीय तमिल है और क्या जो श्रीलंकाई तमिल, उनको किनारा कर दिया। भैया तुम लोग तमिल बोलते हो, हिंदू है, बाद में जाओ। तमिल बोलते थे, धर्म क्या था, हिंदू था। सरकार ने क्या किया, 1956 में कानून बनाया। कानून बना के क्या किया, जिसमें विशेष रूप से सरकार ने प्रावधान किया कि जो सिंहली है, जो सिंहली भाषा बोलते हैं और बौद्ध धर्म को सरकार बढ़ावा देगी, क्या करेगी, बौद्ध धर्म को बढ़ावा देगी। तो 1956 में जो कानून आया, 1956 में जो कानून आया, 1956 में कानून आया क्या, बौद्ध धर्म को बढ़ावा, बौद्ध धर्म को बढ़ावा एवं भाषा को बढ़ावा, एवं भाषा, सिंहली को जो था भाषा उनकी थी, उसको क्या बढ़ावा, भाषा को बढ़ावा, भाषा को बढ़ावा। तो जो तमिल, जो श्रीलंकाई तमिल थे, जो भारतीय तमिल, उनको रद्दी भर इससे आपत्ति नहीं हुआ। कहा भैया ठीक है भाई, तुम बौद्ध धर्म को बढ़ावा देना चाहो तो बढ़ावा दो, हमको क्या करने का, भाषा को बढ़ा देना बढ़ावा दो, लेकिन भैया हम भी तुम्हारे देश के क्या नागरिक हैं, हमारे भी धर्म जो हिंदू धर्म है, इस हिंदू धर्म को क्या बढ़ावा दो, जो हमारा जो तमिल भाषा है, इस तमिल भाषा को भी बढ़ावा दो। सरकार ने मना कर दिया, कहा ना भाई, हमारे देश के क्या 74% आबादी बौद्ध धर्म है, आबादी क्या बौद्ध धर्म है, आबादी क्या बौद्ध धर्म है। भाषा सिंहली बोलती है, सिंहली बोलती है, सिंहली बोलती है। अब भाषा चेक करना, सिंहली सिंहली क्या है, ठीक है। अब जब मैं चेक कर लूँ, ठीक है। तो क्या ये जो थे लोग कौन सी भाषा बोलते थे, सिंहली भाषा, सिंहली भाषा बोलते थे, यानी सिंहली भाषा, ये क्या सिंहली भाषा। तो इनका कहना था, देखो भाई तुम कानून लाओ, बौद्ध धर्म को बढ़ावा देना, बढ़ावा दो, भाषा को बढ़ावा देना चाहते हो, सिंहली भाषा को बढ़ावा, सिंहली भाषा को तुम बढ़ावा देना चाहते हो, हमको रद्दी पर आपत्ति, तुम बढ़ाओ दो, अपने को क्या करने का है। लेकिन हमारी जो तमिल भाषा है, जो हिंदू धर्म को, इसको आप दान नहीं कर सकते। सरकार ने ऐसा किया। सरकार ने कहा कि हमारे देश की आबादी की जो 74% आबादी है बौद्ध धर्म की है, सिंहली भाषा बोलती है, हमारे यहाँ जितने भी कामकाज होंगे सब सिंहली भाषा में होंगे। जैसे स्कूल में पढ़ाना लिखाना हुआ, स्कूल की पढ़ाई लिखाई, उसके लिए पढ़ाई लिखाई, समाचार पत्र हो गया, समाचार पत्र हो गया, समाचार पत्र हो गया, समाचार पत्र हो गया, रेडियो हो गया, उस समय तो रेडियो था, रेडियो हो गया, अन्य सरकारी काम, अन्य सरकारी सरकारी अन्य नहीं सरकारी काम किसमें होगा, सिंहली भाषा में होगा। किसमें होगा, सिंहली भाषा में। कहा तमिल की कोई वैल्यू नहीं है, हिंदू धर्म की कोई वैल्यू नहीं है। तो जो व्यक्ति, जो आबादी जो इनकी थी 18% व्यक्ति, जिसमें 13% भारतीय थे, प्लस 13% भारतीय थे, और जिसमें 5% उनके तमिल थे, उनके श्रीलंकाई तमिल थे। उन लोग को बुरा लगा, कहा भैया हम तमिल बोलते हैं, हमको तमिल के सिवा हमको क्या सिंहली भाषा आती है। उन्होंने कहा कि भाई हम श्रीलंका ये है, श्रीलंका का हमें इस हिस्से में रहते हैं, हमें तमिल के सिवा कोई भाषा आती नहीं है, तो हम सिंहली नहीं सीख सकते। तो अगर इस क्षेत्र में तमिल, अगर सरकार जो है इस क्षेत्र में, अगर वहाँ की जनता सिंहली भाषा, सिंहली वहाँ न्यूज़ पेपर होने दो, रेडियो से सिंहली, वहाँ की पढ़ाई लिखाई क्या सिंहली होने दो। हमारे क्षेत्र में अगर हम यहाँ तमिल बोलते हैं तो हमको क्या करो, तमिल भाषा की मंजूरी दो कि हम तमिल में पढ़ सकें, लिख सकें, बोल सकें, अपने सारे काम कर सकें। लोगों ने कहा नहीं भाई, सरकार ने करना ऐसा नहीं होगा, हमारे देश में एक ही भाषा रहेगी, सिंहली तमिल नहीं, धर्म भी एक ही रहेगा, बौद्ध धर्म।
हिंदू धर्म नहीं रहेगा। तो कुछ समय बीते 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 सरकार ने क्या किया, इन तमिलों पर दबाव डाला। किस भाषा को लेकर, किस भाषा का, तमिलों पर दबाव डाला। किस भाषा को लेकर, सिंगली भाषा को लेकर दबाव डाला। धीरे धीरे इन लोगों का गुस्सा बढ़ता गया और वहां पे क्या हुआ, श्रीलंका में एक हिंसक क्रांति हुई, एक हिंसक विद्रोह हुआ, जिससे लोगों ने क्या कर, इस सरकार के इस नीति का इस कानून का पूरा विरोध किया। कहा यह हमारे हितों के विरुद्ध है, यह सरकार हमें दबा रही है, हमें भाषा के आधार पर दरकिनार कर रही है। तो उनको बड़ा दुख हुआ। और उस श्रीलंका 1950-60 के दशक में इनमें हिंसक घटनाएं घटी, तो ऐसा लगा कि श्रीलंका मानो ये इतना छोटा सा मात्र श्रीलंका है, ऐसा लगा कि जो छोटा सा श्रीलंका है क्या, ये दो देश में बढ़ जाएगा, एक तमिलों का देश, एक सिंगलियों का देश। पूरा भीषण हिंसा हुआ, क्रांति हुआ, भीषण हिंसा हुआ, खून खराबा, लोग मारे गए। और ऐसा हुआ कि बस अगर सरकार जल्दी कुछ ना करेगी तो क्या होगा, क्या होगा, ये जो श्रीलंका है 2 देशों में बढ़ जाएगा। श्रीलंका इतना छोटा देश, लेकिन भाषा और धर्म के आधार पर वहाँ पे इतने हिंसक क्रांति हुई, अल्पसंख्यकों के क्या भाषा को, धर्म को दबाने की कोशिश की, जिससे श्रीलंका उतना छोटा देश होने के बावजूद भी क्या बढ़ने की स्थिति पा गया। सरकार समझ नहीं पाई, फिर बाद में सरकार को बहुत दुख हुआ, तो सरकार ने इसको सुधारा। ठीक है, दूसरे हम बेल्जियम ले लेते हैं। बेल्जियम में आइए क्या करते हैं, बेल्जियम को जान लेते हैं। देखिए बेल्जियम में क्या हुआ, बेल्जियम में इसका उल्टा हुआ। बेल्जियम में भी 2 तरह की भाषाएं बोली जाती थी। जो बेल्जियम था उसमें भी 2 तरह की भाषाएं बोली जाती थी। जो बेल्जियम था उस बेल्जियम में भी 2 तरह की भाषाएं बोली जाती थी। 56% आबादी था, और जो था जो उनका जो 40 पर कुछ इस तरह से जो आबादी था, अन्य आबादी जो थे ये थे, इनकी भाषा कुछ और था, इनकी भाषा कुछ और। कोई फ्रेंच बोलता था, एक ये क्या बोलते थे, ये डच बोलते थे, ये फ्रेंच बोलते थे। सरकार को मालूम था कि अगर हम किसी एक भाषा को लेकर चलेंगे तो क्या होगा, बेल्जियम टूट जाएगा, 2 देश बन जाएंगे, 2 क्या 5 देश बन जाएंगे। इसलिए यहाँ की सरकार ने क्या किया, कहा नहीं भाई, हम किसी एक भाषा को विशेष रूप से दर्जा नहीं देंगे, हम दोनों को देंगे। हमारे देश में चाहे 1% आबादी क्यों ना हो, 1% आबादी की नहीं, कोई दूसरी भाषा देंगे तभी उनको हम दर्जा देंगे। सरकार ने क्या किया, डच भाषा को भी दर्जा दिया, फ्रेंच भाषा को भी दर्जा दिया। सरकार ने क्या कहा कि जितने भी सरकारी कामकाज होंगे दोनों भाषाओं में होंगे, फ्रेंच में भी होंगे, डच में भी होंगे। यानी कोई व्यक्ति अगर रेलवे का टिकट लेने जा रहा है, रेलवे का, तो वह रेलवे टिकट डच भाषा में भी लिखा रहेगा, उसमें जो स्थान रहेगा फ्रेंच में भी लिखा रहेगा। उसने कहा कोई डाकघर पे आता पोस्ट ऑफिस में, तो उसका पोस्ट ऑफिस का जो पता रहेगा, जो ब्रांच संबंध जो काम होगा, वो भी क्या डच में, फ्रेंच में लिखा रहेगा। यहाँ तक कि जो वहाँ सरकारी दफ्तर है, चाहे स्कूल हुए, कॉलेज हो, पोस्ट ऑफिस हुए, रेलवे हुए, बैंक हुए, यहाँ तक कि जो न्यूज़पेपर होते हैं ना, सरकार ने आदेश दिया जो सरकारी न्यूज़पेपर होगा दोनों भाषा में होना चाहिए, डच में भी छापो, फ्रेंच में भी छापो, एक भाषा नहीं। सरकार ने ऐसी नीति अपनाई कि हम अपने स्कूल में जितने भी सरकारी स्कूल हैं, सारे के सारे सरकारी स्कूल में जो भी पढ़ाई लिखाई होगी दोनों भाषा में होगी, डच में भी होगी, फ्रेंच में होगी। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस भाषा में पढ़ो। समाचार पत्र भी दोनों भाषा में संपादन होगा, रेडियो भी दोनों भाषा में संपादन होगा। बच्चे दोनों भाषा में से आपके ऊपर डिपेंड है किस भाषा में पढ़ना चाहते हो। सरकार ने दोनों भाषाओं को लेकर चला, किसी को दरकिनार नहीं किया। लेकिन इनकी आबादी कम थी, फ्रेंच वाले चाहे सरकार दरकिनार कर सकती थी, लेकिन दरकिनार नहीं किया। और जो बेल्जियम सरकार थी उसने अपने संविधान में 4 बार संशोधन किया, 4 बार संशोधन किया। संशोधन किस लिए किया, संशोधन का मतलब हुआ बदलाव, कि जैसे ये संविधान है, ये संविधान बन गया, जब सरकार को लगता है इस संविधान में कुछ गलती हो गई, ये गलती हो गई, संशोधन करके बदलाव कर उस गलती को ठीक करती है। उसको लगता है नहीं कुछ छूट गया, फिर संशोधन करके उसको ठीक करती है, कुछ डालती है। बेल्जियम सरकार ने मात्र केवल 4 बार संविधान संशोधन इसलिए कर दिया कि हमारे देश में जो डच बोलने वाले हैं, जो फ्रेंच बोलने वाले, वो संतुष्ट तो है ना हमारे संविधान से, हमारे कानून व्यवस्था तो संतुष्ट है ना। क्योंकि वो जानती थी अगर किसी भी व्यक्ति के साथ भाषा के आधार पर भेदभाव हुआ, तुरंत देश के 2 टुकड़े हो जाएंगे, देश में दंगे होंगे, मार कत्ल होंगे, हिंसा होंगे, देश नहीं चल पाएगा। 4 बार संशोधन हो गया, हर टॉपिक को से दिया कि हमारे देश में कोई भी भाषा का, कोई भी जाति का, कोई वर्ग का, कोई समुदाय कोई ना छूटे।
सबसे चेक करवाया, देखा। जब फाइनली 4 बार संशोधन से उसको लग गया कि हाँ ठीक है, हमारे संविधान में हमने सबको जगह दिया है, हमने किसी तरह की आपत्ति नहीं किया है, तो जाके संविधान में इस चीज़ को मंजूरी हुई और बेल्जियम सरकार ने इसको अपनाया। जबकि श्रीलंका में उल्टा हुआ, श्रीलंका को ने सरकार ने क्या किया, उसने एक भाषा को दर्जा दिया, एक ही भाषा को दर्जा दिया, एक ही धर्म को दर्जा दिया। समाचार पत्र पे, न्यूज़पेपर में, स्कूल में, सरकारी सारा सरकार सिंहली में होता था। लोगों ने विरोध किया, इतना हिंसक विरोध हुआ कि लगता था कि श्रीलंका इतना छोटा सा देश दो दो टुकड़े में बढ़ जाएगा। बेल्जियम ने क्या किया, कहा ना भैया हम दोनों भाषा को अधिकार देंगे, सरकारी काम दोनों भाषा में होगा, कोई पढ़ना चाहता है उसके ऊपर डिपेंड है, फ्रेंच में पढ़ेगा कि डच में पढ़ेगा, हम दवाएं नहीं डालेंगे, सरकारी काम दोनों भाषा में होंगे। इसका आप प्रमाण यहाँ आप देख सकते हो कि आपको एक फोटो देखने को मिलेगा, यहाँ देखो आप, ये फोटो देखो, यहाँ पे फोटो है जहाँ पर बेल्जियम में एक एड्रेस जो कि डच और फ्रेंच दोनों भाषा में लिखा गया है। ऐसा हो था कि वो सरकार नहीं चाहती थी कि कोई भी अल्पसंख्यक असंतुष्ट रहे। तो यही जो बेल्जियम ने अपने सिस्टम में जो अपनाया, यही सिस्टम हमने अपने भारत के हमने संविधान में अपनाया। हमारे भारत का जो अगर मैप में देखो समझो, तो जो उत्तर भारत है, हमारे उत्तर भारत में अधिकांश आबादी क्या बोलती है, हिंदी बोलती है। जबकि वहीं पर जो साउथ इंडिया ले लो, दक्षिण भारत ले लो, वहाँ की आबादी क्या बोलती है, तेलुगु बोलती है, तमिल बोलती है, कन्नड़ बोलती है, अन्य सारी भाषाएं बोलती है। क्यों सरकार ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं किया? देखो, हिंदी जो है हमारी देश की आबादी का 39% हिस्सा हिंदी बोलता है। हिंदी के बाद बांग्ला आता है। हिंदी हमारे देश में हिंदी हुआ, फिर उसके बाद बांग्ला हुआ, मराठी हुआ, तेलुगु हुआ। इस तरह की हमारी भाषा है नंबर पे। सबसे ज़्यादा हमारे देश में आबादी किसकी, हिंदी बोलने वाली लोगों की है। फिर भी हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। सरकार ने क्यों किया? क्योंकि सरकार जानती है कि हमारे देश इतनी सारी भाषा हैं, अगर एक भाषा को अगर हम प्रोत्साहन देंगे तो देश के टुकड़े होंगे, एक नहीं 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए भारत सरकार किसी भी राज्य को भाषा के आधार पर दबा नहीं देती। यहाँ तक कि जो हमारी जो केंद्र सरकार है, उसने क्या किया, राज्य को 3 भाषा दे दिया भैया, 3 भाषा। एक भाषा दे दिया इंग्लिश, चलो ठीक है, अपने राज्य का काम का इंग्लिश भाषा में करो। दूसरी भाषा दे दिया स्थानीय भाषा दे दिया। उसने कहा कि जैसे यूपी की सरकार को दे दिया कि आप अपनी जो भी सरकारी काम है इंग्लिश में करो। दूसरी भाषा दी स्थानीय भाषा की, उत्तर प्रदेश की जो भी स्थानीय भाषा जैसे हिंदी। हालांकि स्थानीय भाषा में अगर देख लिया जाए, बोली में लोग अवधी बोलते हैं, ब्रज बोलते हैं, खड़ी बोली बोलते हैं, ये सब बोलते हैं। नहीं का जो स्थानीय भाषा उसको ले लो। स्थानीय भाषा क्या है? हिंदी। तीसरी भाषा दी है, तीसरी कोई अन्य भाषा अगर लेना चाहता है ले सकते हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, उर्दू को ले लिया। अभी भी कोई किसी रेडियो स्टेशन चले, कुछ उर्दू में इस तरह है, कुछ गोजगाज की कुछ लिखा रहता है। क्यों? तो ऐसे क्या किया, केंद्र सरकार ने भारत के प्रत्येक राज्य को अधिकार दिया कि भाई आप चाहो तो अपने सारे कामकाज 3 भाषा में कर सकते हो। जैसे अगर आप कर्नाटका की बात करो तो कर्नाटका ने क्या किया, इंग्लिश लिया, कन्नड़ लिया है। और वहाँ पे सरकारी दफ्तर में शायद कहीं चल जाओ तो थोड़ा बहुत, जैसे रेलवे स्टेशन सर, तो थोड़ा बहुत क्या हिंदी का प्रयोग आपको देखने को मिल जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा वहाँ किस भाषा का प्रयोग होता है? हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश और कन्नड़ का प्रयोग होता है, हिंदी का नहीं होता। सरकार ने अधिकार दिया हर राज्य को 3 भाषा लेके चल सकते हो। इंग्लिश को ले चलना, आपकी जो भी स्थानीय भाषा है, तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, मराठी है, गुजराती है, मलयालम ले चलो, हमको कोई आपत्ति नहीं है। जिस भाषा में न्यूज़पेपर छापना चाहो छापो, हमको आपत्ति नहीं है। जिस भाषा में पढ़ाना चाहो पढ़ाओ, हमको आपत्ति नहीं है। हम सभी भाषा को मान्यता देंगे। आप चाहे हिंदी में पढ़ो, चाहे इंग्लिश में पढ़ो, चाहे तमिल में पढ़ो, चाहे तेलुगु में पढ़ो, चाहे बांग्ला पढ़ो, चाहे गुजराती, चाहे मराठी, केंद्र सरकार कहती है हम सभी भाषाओं को मान्यता देंगे। ये नहीं होगा कि ये भाई साहब इंग्लिश में पढ़ा है तो इसकी मान्यता है, आपने तो मराठी में पढ़ा है, आपने तो हिंदी में पढ़ा, आपने तेलुगु में पढ़ा, नहीं मान्यता नहीं, मान्यता है। सरकार ने कब मान्यता देंगे? 22 भाषा है हमारे अनुसूची में, 22 में से किसी भी भाषा में आप पढ़ो, हमने आपको मान्यता दिया है। केंद्र सरकार ने क्या मान्यता दी है, हम देते हैं आपको। अब अखिल भारतीय एग्जाम देने आप 22 भाषा देंगे, किस भी भाषा में आप पेपर देना चाहो दे सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, तमिल
तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, मराठी, गुजराती, आपको सिंधी, पंजाबी, आपको 22 भाषा देंगे, ले लीजिए। क्यों हमने ऐसा कहा? ताकि भारत ये बटे ना भाषा के आधार पर, हमने सभी धर्मों के आधार पर किया कि हम एक धर्म को लेकर नहीं चलेंगे। हालांकि बहुत से पार्टियां होती हैं जो कुछ विशेष धर्म को लेकर चलती हैं, कुछ विशेष धर्म को लेकर, सरकार किसी विशेष धर्म को लेकर नहीं चलती। सरकार का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। पाकिस्तान देख लो, पाकिस्तान का राष्ट्रीय धर्म क्या है? इस्लाम है, इस्लाम है, इस्लाम है। सऊदी अरब का क्या राष्ट्रीय धर्म क्या है? इस्लाम है। अमेरिका का राष्ट्रीय धर्म क्या है? ईसाई है, ईसा मसीह को मानते हैं। चीन का राष्ट्रीय धर्म क्या है? बौद्ध धर्म को बौद्धिज्म है। भारत का राष्ट्रीय धर्म क्या? कुछ नहीं है, क्योंकि हमने ये सबको आपके ऊपर छोड़ दिया। जिसको मानना चाहो वह भाषा मानो, वह धर्म मानो, हमसे मतलब नहीं। सरकार ने कहा हम सबको एक समान देखेंगे, बात खत्म। तो क्यों हमने किया ये? हमने क्या सत्ता की साझेदारी हमने किया। हमने सभी लोगों को सत्ता में हमने भाग किया, ताकि क्या करें? देश का विभाजन ना हो, देश बटे ना, देश टुकड़ों ना हो, देश में हिंसा ना हो। ठीक है, तो सत्ता की साझेदारी जरूरी है, ताकि सरकार तानाशाह ना हो जाए और लोगों को समान रूप से अधिकार मिले, सबको एक गरिमापूर्ण जीवन या सम्मानजनक जीवन जी सके। मैं आपका कमेंट पहले पढ़ लूं। ठीक है, तो सत्ता की साझेदारी इसलिए आवश्यक है। तो ये जो चैप्टर है मुख्यतः इसी के बारे में आपको दिया गया है, बेल्जियम सत्ता। आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपका समझ में आएगा। तो जो सवाल है सत्ता की साझेदारी क्या है, ये सत्ता की साझेदारी इसलिए है। और सत्ता की साझेदारी क्यों? ताकि देश में हिंसा ना हो, सबको समान रूप से अधिकार मिले। अब आते हैं इस चैप्टर की एक किताब है, ये किताब जो है ना, इस किताब में कुछ प्रश्न हैं। ठीक है, तो जो किताब है इस किताब में कुछ ऐसे टॉपिक दिए हमें, कुछ ऐसे प्रश्न दिए हैं, जैसे कुछ टॉपिक दिए हमें, उस टॉपिकों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या? जैसे इसमें एक शब्द दिया रखा है, कुछ शब्द दिया रखा है, मैं शब्दों को परिभाषित कर दूं। गृह युद्ध क्या है? अल्पसंख्यक क्या है? बहुसंख्यकवाद क्या है? बहुसंख्यकवाद क्या है? देखिए, अब सवाल इसमें कुछ शब्द दिए, गृह युद्ध क्या है, बहुसंख्यकवाद क्या है, अल्पसंख्यक क्या है। तो देखिए भाई, इसमें दिया है किसी भी मुल्क में, किसी भी मुल्क के, किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र में, या देख सकते हैं सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वो युद्ध सा लगे, तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। बात समझते हैं? समझिए समझिए समझिए। गृह युद्ध का मतलब है किसी भी देश में, किसी भी देश में जनता और सरकार का आपस में विरोध। मैं समझाता हूँ, देखिए, गृह युद्ध का मतलब हुआ जब किसी भी देश में, मान लीजिए सरकार ने कोई कानून ला दिया, कोई नीति ला दी, कुछ भी। गृह युद्ध का मतलब होता है जब कोई भी सरकार कोई भी ऐसा कानून ला दे, कोई नियम ला दे, कुछ भी कर दे, जिससे वहाँ की जनता यदि असंतुष्ट है और असंतुष्ट होने पर वो उसका अगर विरोध कर रही है, बड़े पैमाने पर विरोध कर रही है उस कानून के प्रति, उस सरकार का प्रति, विरोध ऐसा है जैसा लग रहा है कि सरकार और जनता के बीच में लड़ाई है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ? जब किसी भी देश में सरकार कोई नियम ला दे, कोई कानून ला दे, नियम कानून अलग होता है, ठीक है, कोई नियम कोई कानून ला दे, कोई ऐसा कार्य कर दे, कोई ऐसा फैसला दे जिससे कोई भी धर्म, जाति, वर्ग, समुदाय, क्षेत्र के लोग उससे असंतुष्ट होकर उसका विरोध करें, क्या सरकार को उस नियम, उस कानून का, उस फैसले का विरोध करें, और विरोध ऐसा करें जैसा और लगे कि सरकार और जनता की क्या लड़ाई है, सरकार और जनता की क्या
सरकार और जनता की लड़ाई है, इसे हम गृह युद्ध करेंगे। जैसे श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ है, क्योंकि जब वहाँ की 18% आबादी को सरकार ने धर्म के आधार पर, भाषा के आधार दरकिनार कर दिया कि आपको कोई वैल्यू नहीं है। लोगों ने संघर्ष की अपने धर्म के लिए, अपने भाषा के लिए कि हमको मान्यता होनी चाहिए। काफ़ी लंबा वहाँ की सरकार और जनता में संघर्ष चला, बाद में क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो सरकार और जनता में जब लड़ाई होती है, और एक ऐसा लड़ाई जो युद्ध जैसा लगे, तो उसको कहते हैं गृह युद्ध। ठीक है, यहीं पर आपका दिया है कि किसी भी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वो युद्ध सा लगे, तो उससे क्या गृह युद्ध करते हैं। हिंसक लड़ाई यानी जनता को हिंसा करे, मार काट, सरकारी संपत्तियों को नुकसान कर, लंबे समय तक कर रही है किसी मांग को लेकर, तो क्या करें कि वो देश में क्या गृह युद्ध चल रहा है। ठीक, अब समझते हैं अल्पसंख्यक क्या है। अल्पसंख्यक क्या है, देखिए आप समझते हैं कि अल्पसंख्यक क्या है। देखिए, अल्पसंख्यक का मतलब हुआ किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में, किसी भी समाज में वहाँ की कोई व्यक्ति धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, यानी पुरुष महिला के आधार पर, यदि उसकी संख्या बाकियों की तुलना में कम है तो वो अल्पसंख्यक कहलाएंगे। जैसे हमारा ये क्या, ये हमारा ये हमारा क्या, ये भारत है। ठीक है, भारत है। अब जो कि यह हमारा जो है भारत है, तो इसमें बहुत सारे लोग हैं, जैसे हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। आबादी सबसे ज़्यादा किसकी है, आबादी किसकी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हिंदू की है। ठीक है, तो हिंदू की है, तो मुस्लिम क्या है यहाँ पर अल्पसंख्यक हो गए। क्यों, क्योंकि इनकी आबादी जो है हिंदू की तुलना में कम हो गया, इसलिए ये मुस्लिम क्या अल्पसंख्यक हो गया, ये क्या अल्पसंख्यक हो गया। लेकिन वहीं पर अगर बात अल्पसंख्यक हो गया, लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए उत्तर भारत का, अगर आप ये क्षेत्र ले लो, उत्तर भारत का अगर ये क्षेत्र ले लो, तो इन क्षेत्र में लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। आप जो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, इन सभी क्षेत्रों का अगर ले लो, साउथ इंडिया का ले लो, साउथ इंडिया के ये जितने भी क्षेत्र हैं, यहाँ पे कोई कन्नड़ बोलता है, कन्नड़ बोलता है, तमिल बोलता है, तमिल बोलता है, तेलुगु बोलता है, तो इनकी आबादी कम है हिंदी भाषी के लोगों की तुलना में। यानी उत्तर भारत के क्षेत्र में जो आबादी, अच्छा खासा आबादी, 39% जो आबादी पूरे भारत की हिंदी बोलता है, जिससे उसके तुलना में क्या ये सारे के सारे लोग क्या हिंदी नहीं बोलते, दूसरे भाषा बोलते हैं। तो ये क्या है, ये अल्पसंख्यक हुए। अल्पसंख्यक है किसी भी क्षेत्र में, चाहे धर्म के आधार पर, चाहे भाषा के आधार पर, चाहे लिंग के आधार पर, चाहे वेशभूषा, किसी भी आधार, किसी भी संस्कृति के आधार पर, यदि उनकी जनसंख्या दूसरे की तुलना में कम है तो अल्पसंख्यक है। जैसे अब यूपी में देख लो, जैसे मैं एक ही एग्जांपल दिखाता हूँ, एक ही एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आप तेलंगाना ले लो, तेलंगाना ले लो, ठीक है, तेलंगाना में लोग तेलुगु बोलने वाले लोग हैं। ठीक है, तेलुगु बोलने वाले लोग हैं, तो ये क्या है, बहुसंख्यक है, क्योंकि तेलंगाना राज्य में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है। ठीक है, लेकिन अगर इस तेलंगाना जो आपका ये जो राज्य है, मैं बता दूँ, ये मान लीजिए तेलंगाना आपका ये राज्य है, तो यहाँ सबसे आबादी, सबसे ज़्यादा किसकी आबादी बोली जाती है, तेलुगु की बोली जाती है। और सबसे कम आबादी यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाएगी, अगर हम हिंदी देखें कि तेलंगाना में हिंदी और तेलुगु कितना बोला जाता है, जो कि तेलंगाना में सबसे ज़्यादा हिंदी बोला नहीं जाता है। तो यहाँ पर जो लोग हिंदी बोलेंगे, हिंदी, ये क्या है, ये अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक है। क्यों अल्पसंख्यक है, क्योंकि तेलंगाना में जितनी भी आबादी है उनमें सर्वाधिक आबादी क्या तेलुगु बोलती है। लेकिन अगर हिंदी को चेक करें तो हिंदी क्या यहाँ पर लोग कम बोलते हैं, तो यहाँ पर जो लोग हिंदी बोलेंगे वो अल्पसंख्यक हो गए। ये मान लीजिए जो तेलंगाना में सबसे ज़्यादा आबादी तेलुगु बोलती है, यहाँ जो लोग गुजराती बोलेंगे अल्पसंख्यक है, जो मराठी बोलेंगे वो अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम हो, लेकिन ये तेलुगु लोग अगर तेलंगाना छोड़ के कर्नाटका में चल जाए, कर्नाटक में चल जाए, तो यहाँ पर आबादी किसकी ज़्यादा मिलेगी, कन्नड़ बोलने वाले लोगों की मिलेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तेलुगु लोग क्या हो जाएंगे,
अल्पसंख्यक हो जाएंगे, क्योंकि उनकी आबादी बहुत कम है तेलुगु बोलने वाले लोगों की। तो ये जो होता है हर क्षेत्र में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक चाहे बढ़ते रहते हैं, कम होते हैं। उत्तर भारत में हिंदी ज़्यादा बोलते हैं, हिंदी क्या है, ये बहुसंख्यक लोग हैं। अल्पसंख्यक कौन है? मराठी बोलने वाले, गुजराती अन्य भाषाएं बोलने वाले, भारत की भाषा बोलने लोग यहाँ पर अल्पसंख्यक है। तो सरकार क्या करती है, उन अल्पसंख्यकों के लिए कुछ विशेष अधिकार देती है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, ताकि उनका वहाँ पर शोषण ना हो पाए, वो एक अच्छे से जीवन जी सकें, ताकि उनके ऊपर जो बहुसंख्यक है उनके ऊपर दबाव ना डालें। इस चीज का क्या विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, ठीक है। चलिए, समझ आ रहा है? मैं अब आता है बहुसंख्यकवाद क्या है। देखिए, ये जो मैं उठा रहा हूँ ना, आपके इनसे चीज़ों का जो टॉपिक है ना, उन्हीं को मैं उठा रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें समझ आ सके। और जो चैप्टर है ये इम्पोर्टेंट है, ताकि आप अपनी चीज़ों को समझ सके, ठीक है, आप समझ सके। हालांकि चैप्टर क्या उतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझे। देखिए, यहाँ पे दिया बहुसंख्यावाद क्या है, दे दिया कि यह सत्ता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वो अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है। बहुसंख्यावाद है, जैसे एग्जाम्पल तौर पे मैं बताता हूँ, ये हमारा क्या है, भारत है। धर्म के आधार पर ले लो तो सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है? हिंदू की है। अगर किसी को भारत में सरकार बनाना है तो अगर उसको सारे हिंदुओं को वोट मिल जाए तो केंद्र में क्या सरकार बना लेगी। और जबकि उसको उस पार्टी को मालूम है उसकी सरकार जो है बनी है हिंदुओं के वोट पे बनी है, तो सरकार क्या करेगी? हिंदुओं के लिए काम करेगी। और दरकिनार किसको करेगी? सिखों को करेगी, मुस्लिमों को करेगी, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में उसी का शासन जिसको जनता चुन के भेजे। तो जिसकी आबादी, जिस समुदाय, जिस धर्म, जिस जाति की आबादी सबसे ज़्यादा रहेगी तो उनको क्या ज़्यादा वोट मिलेगा। और जब उस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलेगा तो सरकार, जिस पार्टी की भी सरकार रहेगी, उस धर्म के लिए, उस जाति के लिए ज़्यादा काम करेगी। बल्कि उनकी तरह जो सिख हुए, जो मुस्लिम हुए, जो बौद्ध हुए, उनके लिए क्या होगा? कम काम किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि सरकार जानती है इनकी आबादी बहुत कम है, ये वोट ना भी दें तो भी हम क्या केंद्र में सरकार बना लेंगे, बस ये वोट दे दें तो कुछ भी काम होगा तो हिंदुओं के लिए होगा। इनके अधिकारों की अवहेलना की जाएगी। अब जब इनके अधिकारों की अवहेलना की जाए तो इनका विकास होगा? नहीं विकास होगा, पीछे हो जाएंगे। तो क्या बहुसंख्यकवाद में, लोकतंत्र में क्या है, ये एक समस्या रहती है। लोकतंत्र में क्या होती है? लोकतंत्र में अल्पसंख्यक के जो हितों की समस्या रहती है कि इनका विकास कैसे हो। तो इसके लिए भी संविधान में कुछ अल्पसंख्यकों को, ये जो अल्पसंख्यक है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, इनको कुछ विशेष अधिकार दिया है जिसको सरकार उसकी अवहेलना नहीं कर सकती। उसको करना है, किसी की भी सरकार आए, चाहे ए पार्टी की सरकार आए, चाहे बी पार्टी की सरकार, चाहे सी की आए, चाहे एक्स की आए, चाहे वाई की, किसी की भी सरकार आए, अल्पसंख्यकों के लिए जो अधिकार दिया गया आपको उसके काम करना पड़ेगा। बात खत्म। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये पता चलेगा कि इनके, और जैसे मान लीजिए चले पंजाब में पास किसी की राज्य की सरकार बनी, उनको लगा कि पंजाब में जो सरकार बनी सिखों को वोट देने से बनी है, हिंदुओं को वोट देने से नहीं बनी है, तो क्या हिंदुओं के लिए कुछ करेंगे? नहीं करेंगे, राज्य सरकार करेगी नहीं। लेकिन उनको, वो अल्पसंख्यक है वहाँ पर धर्म के आधार पर, तो सरकार करेगी उनको अल्पसंख्यक में डाल कुछ विशेष अधिकार देगी और राज्य सरकार से अपेक्षा करेगी कि आप इनके लिए भी काम करो। तो बहुसंख्यवाद में एक समस्या रहती है कि जिस क्षेत्र में जिसकी आबादी रहेगी, यदि चुनाव होगा उन्हीं समुदाय की सरकार आएगी, उन्हीं समुदाय की पार्टी आएगी, और इससे क्या होगा? इनके अधिकारों की मांग नहीं होगी। तो अब इससे कैसे बचा जा सकता है? इससे बचने के कुछ तरीके हैं। पहला तरीका है आरक्षण। कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा, उनको आरक्षण दे दें। जैसे कि जब लोकसभा का चुनाव होता है, तो लोकसभा चुनाव में
जो लगभग आपके 2019 का अगर ले लें तो 2019 में लगभग 87, कन्फर्म मुझे नहीं है, आप देख लीजिए, लगभग में सर मुझे कन्फर्म है, लगभग 87 की 93 सीट क्या थे, ये हरिजनों के लिए, जो दलित उनके लिए आरक्षित कर दिया गया था। कि भारत में जो 543 जो सांसद का सीट है उस पर लगभग 87 से लेके 93 कुछ ऐसे संख्या था, आप देख लीजिए। इन सीटों पर क्या केवल दलित ही लड़ सकते हैं चुनाव की, और अन्य किसी भी जात का कोई व्यक्ति चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा। लड़ेगा तो कोई कोई हरिजन ही है, यानी जो दलित है वही लड़ेगा, दूसरा व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। क्यों ऐसा किया गया? ताकि अगर 543 लोगों सभा की सीट है, अगर ये लगभग 90 लोग अगर जाएंगे, तो अगर सरकार को ऐसा कानून लाती है या इनको अनदेखा करे कि हम आपका विकास नहीं करेंगे, तो 90 लोग आवाज़ उठाएंगे संसद भवन में कि हमने ऐसा क्या पाप कर दिया कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। या मान के लो अनुसूचित जनजाति के ले लो, इनको भी लगभग 40 से 43 कुछ सीटें आरक्षित है। अगर सरकार कोई आती है, अगर सरकार बनाती है, अगर इन आदिवासी जिसको कहते हैं, जैसे जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड पाया जाता है, सरकार कोई कानून बना जिससे इनका नुकसान आता है, ये विरोध करेंगे, कहेंगे हमने ऐसा क्या काम कर लिया जो हमारा आप नुकसान कर रहे हो। तो बहुसंख्यावाद ने जब लोकतंत्र रखा है तो आप सत्ता में क्या इनको आरक्षण दे दिया जाता है। अब जैसे कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, जिसमें महिलाओं के आरक्षण की बात की गई, ये क्या 2019 के चुनाव से लागू होगा, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षण हो जाएगा। अब कोई सरकार महिलाओं की अवहेलना करेंगी तो जो महिलाएं इसका विरोध करेंगी कि हमने ऐसा कहा कि जो हमारे विकास नहीं हो रहा है, पार्टी किसी को भी हो, ये जब बैठे रहेंगे इनको आरक्षण देकर बुलाया जाएगा तो इनके साथ बुरा होगा, इनका विकास नहीं तो इसका विरोध करेंगे। तो बहुसंख्यावाद से बचने का एक उपाय क्या है, इनको क्या आरक्षण दिया जाए। क्योंकि सरकार भी जानती है कि सरकार जानती है कि जिस भी क्षेत्र में इनकी आबादी ज़्यादा होगी, किसी भी पार्टी की सरकार बनेगी तो काम इन्हीं लोग के लिए होगा जिसकी आबादी ज़्यादा है, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा काम होगा तो उनको वोट मिलेगा। और अल्पसंख्यक है, चाहे धर्म के आधार पर हो, चाहे भाषा के आधार पर, चाहे जाति के आधार पर हो, उनको क्या अनदेखा किया जाता है। अनदेखा ना करने के लिए जो अनुसूचित जनजाति है, जो अनुसूचित जाति, इन सबको क्या आरक्षण दिया गया है। क्या आरक्षण का प्रावधान है कि इन संसदीय क्षेत्र पर ये चुनाव लड़ सकते हैं, इनके समय कोई और नहीं लड़ सकता। और जो मैंने संख्या बनाया, संख्या जब देख लीजिए, मुझे कन्फर्म ये संख्या नहीं मालूम है, एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज कर दूँ। तो बहुसंख्यावादी है, अभी ये चैप्टर के लगभग 50% जो है वो मैंने खत्म कर दिया है। एक लगता है लेक्चर और लेना पड़ेगा जिसमें आपका MCQ प्लस आपके जो छूटे जो टॉपिक है उनको भी कंप्लीट करा दिया जाए। तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।